आज के सेशन में आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग 32 सेकंड जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। अब आइए देखते हैं। ये 32 सेकंड जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स 10 जनवरी 2019 यानी कि 18-19 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और इसमें डिस्कशन किया हुआ वो देखते हैं। ये आ गया। देखिए, इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। मैं आपसे कुछ कुछ बातें पूछूंगा, आप बताइएगा। आज के डेट में सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर कितने रुपए से ज्यादा होना चाहिए तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? 20 लाख। और अगर ट्रेडिंग में 40 होना चाहिए और सर्विसेज में 20। जी ओके। अब मैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने पूछा क्या है। मैंने क्या पूछा? सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट 22 में 40 लाख की नहीं है। अच्छा, सॉरी, 20 लाख की है। तो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। किसका? गुड्स है या सर्विसेज का या सिर्फ गुड्स का? बोथ। तो गुड्स, सर्विसेज और बोथ। अगर ट्रिपल एमटी का है तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10 लाख। ट्रिपल एमटी में कौन सा आएगा? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आई थिंक ठीक है। उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 10 लाख। अब इन्होंने क्या किया, एक सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में एक नोटिफिकेशन निकाला। नोटिफिकेशन में लिखा कि अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, क्या करता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एक्सक्लूसिवली गुड्स का कर रहा है और सर्विसेज का नहीं है, सिर्फ गुड्स का कर रहा है, तब एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 40 लाख। और इसमें कई सारे एक्सेप्शंस भी बना दिए कि ट्रिपल एमटी को एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ और तेलंगाना को एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सब तमाम तरह के स्टेट्स के नाम दे दिए, कुछ गुड्स के नाम लिख दिए जैसे पान मसाला वगैरह, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई एक्सक्लूसिवली वो गुड्स कर रहे हैं, तो इनको लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 40 लाख। ठीक बात है। और ये 40 लाख 22 में नहीं है। अगर 22 में होता तो क्या होता? मान लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख को मैं 20 लाख की जगह यहां 40 लाख कर दूंगा तो क्या होगा? गुड्स, सर्विसेज और बोथ सब पे अप्लाई हो जाएगा। यस। इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई पे भी अप्लाई हो जाएगा। हाँ। यहां तो सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई है 23(2) में जाने के एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के रूट में जाने से। समझ में? तो ये जो डिस्कशन चल रहा है हमारा अभी, इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए जो एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज, सर्विसेज के लिए नहीं। सर्विसेज के लिए वो कभी नहीं चाहते हैं। गुड्स के लिए क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो एक्साइज में मैन्युफैक्चरर को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था इफ देयर टर्नओवर एक्सीडेड 1.5 करोड़, करेक्ट। और वैट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडेड 10 लाख। कुछ स्टेट में 5 लाख भी था, लेकिन 10 लाख के बेसिस पे करते हैं। ठीक है। अब मैं प्री जीएसटी रिजीम में आता हूं। अब आप सोच के देखिए, अगर आप प्री जीएसटी रिजीम में आते हैं और आप स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, एमएसएमई, और आपका टर्नओवर है 1 करोड़, तो आपको एक्साइज देना पड़ता था ना? किसी के बैकग्राउंड में आवाज क्यों आ रही है? राजीव जी के प्लीज, बाकी लोग शैलेश जी, बलराज जी, यस और नो का ही जवाब देना प्लीज, कोई एक दे दे। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, एमएसएमई के केस में जिसका टर्नओवर 1 करोड़ था प्री जीएसटी रिजीम में, बताइए एक्साइज देना पड़ता था?
मेरे ख्याल से हाँ। नहीं, अगर टर्नओवर एक्सीडेड 1.5 करोड़ तभी एक्साइज एप्लीकेबल था, जी तो एक्साइज नहीं देना पड़ता था, वो सिर्फ वैट में रजिस्ट्रेशन लेता था। रेट ऑफ टैक्स जो लगता था वो सिर्फ वैट का लगता था। हेलो, यस सर। और वैट कितना था? यस सर 14% समथिंग, और ये जीरो यस। था। जब हम लोग जीएसटी रिजीम में आए तो इन्होंने क्या किया, वैट प्लस एक्साइज को मिला के एक रेट फिक्स कर दिया, सपोज 28%। जी अब ये जो एमएसएमई जिसका टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ है, उसको प्री जीएसटी रिजीम में 14% देना पड़ता है, और जीएसटी रिजीम में कितना देना पड़ रहा है? 28। 28%। प्रॉब्लम है या नहीं है? 100%। तो एमएसएमई को जीएसटी आने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको हुई? एमएसएमई को हुई। जी तो इसीलिए ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये जो टर्नओवर आपने 20 लाख रुपया फिक्स कर दिया, एमएसएमई तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा जीएसटी आने से। इस टर्नओवर को कोई कह रहा 75 लाख कर दो, कोई कह रहा 50 लाख कर दो, ताकि एमएसएमई को फायदा हो सके। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब इन्होंने 22 में तो चेंज नहीं किया, लेकिन कहां चेंज किया? 23 में। 23 सबसेक्शन 2 में एक नोटिफिकेशन निकाल के इन्होंने इंट्रास्टेट सप्लाई एक्सक्लूसिवली ऑफ गुड्स करेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख है, वो भी इंट्रास्टेट। बताइए, इसके आने से क्या एमएसएमई का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं। नहीं, एमएसएमई तो इंटरस्टेट सप्लाई करेगा ही करेगा। जी सर। तो ये प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। दूसरी बात, इसके आने से किसको फायदा हो रहा है? इसके आने से किसको फायदा होगा? ट्रेडर्स को। या जो लोकल ट्रेडर्स है। जी सर। आपके घर के अगल बगल जो दुकानें हैं उन्हीं को तो फायदा हुआ। जी सर। और किसी को नहीं फायदा हुआ। अब जब ये पूरा डिस्कशन आप पढ़ेंगे तो हर एक स्टेट कुछ ना कुछ कह रहा है। एक स्टेट कह रहा है सर आप 75 लाख कर देंगे, मान लीजिए आसाम कर देता है, त्रिपुरा कर देता है, अरुणाचल प्रदेश कर देता है, तो वहां तो रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। छोटा सा स्टेट है ना, जितना ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट का उतना ज्यादा आप टर्नओवर बड़ा कर सकते हैं। जी जी। उत्तर प्रदेश का टर्नओवर, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन देख लीजिए, वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक बात। अब मुझे एक बात और बताइए, क्या हर एक स्टेट को पावर दे दिया जाए कि आप अपने अपने स्टेट का टर्नओवर बता दो, हम उतना फिक्स कर देंगे? महाराष्ट्र बोले 1 करोड़ फिक्स कर दो, यूपी बोले हमारा 1.5 करोड़ फिक्स कर दो, दिल्ली कुछ और बोले। इज इट पॉसिबल? नो सर। एक रूपता खत्म हो जाएगी फिर इससे तो। वन नेशन वन टैक्स खत्म हो जाएगा, ठीक बात है। हाँ, जी। दूसरा, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ही आप ये काम कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आप स्पेशल कुछ काम कर सकते हैं, यस और नो? स्पेशल कैटेगरी is to just to promote some industry in that. हेलो, बलराज जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बलराज जी बोलिए। Sir, special category is to promote some industries. Special category given to promote some industry in that. No, state, not. Special category states are those states which are small states, like northeastern states, Meghalaya, Mizoram. Oh, okay, sir. मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। हेलो, दिस इज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप मान लीजिए यूपी कहता हमारे लिए एक अलग टर्नओवर फिक्स कर दो, इज इट पॉसिबल? यू आर गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और वन नेशन वन टैक्स का तो प्रॉब्लम है ही। और अगर आपने एक बार इन स्टेट्स को कहा कि आप अपने अपने बेसिस पर टर्नओवर फिक्स कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम, लेट अस फिक्स द रेट्स ऑफ टैक्स ऑन इंडिविजुअल गुड्स एज पर द विशेस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तो खैर ये बात उन्होंने मानी नहीं, पूरे मिनट्स में हम लोग पढ़ेंगे। दे डिडंट एग्री टू दैट थिंग। पढ़ना शुरू करें जी। जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, सर्विसेज के ऊपर, अब देखिए सर्विसेज के ऊपर वो डिस्कस ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे?
सर्विसेज फाइनेंस एक्ट 1994 से आया। शैलेश जी, आप देखिएगा आपके नोटिस में फाइनेंस एक्ट 1994 लिखा हुआ, दैट इज रिलेटेड टू सर्विसेज। सर्विसेज में जो एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन का था वो कितना था? 10 लाख था, 10 लाख। 10 लाख था। 10 लाख रुपए। तो जीएसटी आने से जो एक्सक्लूसिवली सर्विस इंडस्ट्री में उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ? वो स्वाभाविक रूप से हुआ। हुआ ना, क्योंकि जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 20 लाख हो गया। तो ये 10 से 20 लाख में जितने लोग भी थे वो जीएसटी के दायरे से बाहर आ गए जी। तो इसीलिए जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ गुड्स के थ्रेशोल्ड की बात की जा रही है। आइए, द जॉइंट सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस द थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिगार्डिंग इंक्रीजिंग एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू ₹75 लाख। अब देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड कितना कर रहे हैं? 75 lakhs. He informed that during the joint meeting of the Law Committee and the Fitment Committee held on this, the following two alternatives were suggested to raise the annual threshold exemption uniformly for goods and services to ₹40 lakh. To raise annual threshold exemption for goods to ₹40 lakh and special composition scheme be provided for services between 20 lakh and 40 lakh at the rate of 8% of GST. आप समझ लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा। या तो ये जब ये कहते हैं टू रेज द एनुअल थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन यूनिफॉर्मली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू ₹40 लाख, तो किस सेक्शन को अमेंड करके ये काम कर पाएंगे? ये अरे बता दीजिए, अभी बताया तो 22 में सेक्शन 22 जी सर। उसी में तो थ्रेशोल्ड है, जहां यहां इंक्रीज हो तो अक्रॉस हो गया, इंटर इंट्रा गुड्स सर्विसेज और वो सब पे हो जाएगा। और अगर ये इंटर इंट्रा गुड्स सर्विसेज और बोथ, तो रेवेन्यू का नुकसान होगा या नहीं होगा? होगा। रेवेन्यू लॉस तो होगा ही होगा। जी सर। अब आपको ये देखना है कि अप टू, अब ये एनालिसिस कैसे करेंगे? 20 लाख से लेकर 40 लाख में कितना करोड़ रेवेन्यू आता है? क्या लगता है 20 लाख से 40 लाख के करोड़ के टर्नओवर में कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता होगा? तो अगर मैं 28% टैक्स जोड़ लिया जाए तो कितना बनेगा? हमारे ख्याल से 2,80,000 क्या? एवरेज टैक्स लीजिए 18%। 18% तो 40 लाख तक हो जाएगा, 3,60,000 के आसपास। नहीं 40 लाख पे नहीं, वैल्यू एडिशन पे तो टैक्स लगता है जीएसटी का। अच्छा। आईटीसी कंपोनेंट है। आप मान लीजिए 10% वैल्यू एडिशन है गुड्स के केस में, गुड्स के केस में 10% वैल्यू एडिशन यानी कि 4 लाख। 4 लाख का 18% कितना होता है? 20% मान लीजिए 80,000, 72,000 मान लीजिए, 64,000। 64,000 नहीं 72,000, 4,32, ठीक है 72,000। और अगर सर्विस इंडस्ट्री में है तो 30% वैल्यू एडिशन मान लीजिए जी, 12 लाख का 18%, कितना आएगा ये? 12 लाख का 10% मानेंगे तो 1,20,000, डबल कर देते हैं इसको 20% यानी कि 2,40,000। ठीक बात है? 2% घटेगा ना, 18%। हाँ चलिए 2,20 मान लीजिए, ठीक है। तो ये करीब करीब 3 लाख का रेवेन्यू है पर एसएससी। ठीक, अब आपको भी देखना हो कितने हजार रजिस्टर्ड, कितने लोग रजिस्टर्ड है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता लगेगा एक्चुअल कितना रेवेन्यू। मान लीजिए 4,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है, पॉसिबल है? नहीं क्यों नहीं है, अभी आगे आएगा। तो से देयर इज अगर इतना कर देता तो 4,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस है अगर ये 22 अमेंडमेंट करते तो। लेकिन टू रेज द एनुअल थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन फॉर गुड्स टू ₹40 लाख, जो अभी इन्होंने किया भी है जी। और ये कैसे किया है? सेक्शन 23 लाके एंड ए स्पेशल कंपोजिशन स्कीम बी प्रोवाइडेड फॉर सर्विसेज बिटवीन 20 लाख एंड 40 लाख। ये तो नहीं आया ना हमारे पास जो स्पेशल कंपोजिशन स्कीम आई है, नहीं ये तो आई गया 20 लाख एंड 50 लाख के बीच में। रेट रिकमेंड कर रहे थे 8%, उन्होंने रेट रिकमेंड कितना किया है?
6%। 6%। लेकिन प्रॉब्लम इस स्कीम में ये है कि सर्विस इंडस्ट्री अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगी तभी है, इंटर स्टेट पे नहीं है। नहीं है। तो अगेन लोकल ट्रेडर्स या लोकल सर्विस प्रोवाइडर, ब्यूटिशियंस है, प्लम्बर्स है, वगैरह वगैरह को जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं विदाउट बीइंग अटैच्ड टू एनी एग्रीगेटर, उनके लिए ये एग्जेम्पशन है। ठीक बात है। Yes, sir. अब आइए, he added that for special category states the preliminary review was to raise the limit uniformly to rupees 20 lakh। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अब आप देख लीजिए सिर्फ 4 ही स्टेट्स तो बचे हैं। इनका पॉपुलेशन देख लीजिएगा बहुत कम होगा, इसीलिए इनको हटा दिया गया है, मतलब इनको रखा गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। बाकी वो स्टेट्स ने कहा कि हमारा टर्नओवर, अब अरुणाचल प्रदेश ने भी कहा कि हमारा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कितना कर दीजिए, 20 लाख कर दीजिए। However, a separate decision was needed to be taken for the special category states after discussing the issue with them. He stated that the joint meeting of the Law Committee and Fitment Committee held on, Fitment Committee क्या करता है, रेट्स डिसाइड करता है। लॉ कमिटी क्या करता है, मान लीजिए सेक्शन 22 का लैंग्वेज है, 23 का लैंग्वेज है, नोटिफिकेशन का लैंग्वेज है, वो सब लॉ कमिटी करेगा। Had also discussed the merits and demerits of the proposals for increasing the annual turnover threshold limit for registration। तो ये दोनों प्रपोजल का मेरिट और डिमेरिट डिस्कस किया। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर एग्रीगेट टर्नओवर ट्रिपल एमटी का 20 लाख कर दिया जाए तो क्या होगा? Revenue will come down, sir. Government revenue. रेवेन्यू लॉस विल बी देयर, यस, ठीक है, मान लीजिए, ये मान भी लेते हैं, चलो ठीक है, रेवेन्यू लॉस इज देयर, कोई बात नहीं, बट लेट अस एग्री, डू इट फॉर आवर सिटीजन्स। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी। इन्होंने अभी एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 10 लाख, तो उसी के हिसाब से ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, यस सर, नो? यस सर। जीएसटी ऑफिसर्स। जी जी। जैसे एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होगा, एसएससी जो टैक्स पेयर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो कम हो जाएगा, है ना? और कम हो जाएगा, इतना कम न हो जाए कि ऑफिसर्स को किसी और काम में लगाना पड़ेगा। कई जगह ऑफिसर्स खोले हुए, उनको बंद करना पड़ेगा उनको। तो ये पॉइंट भी आएगा, आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा आइए, the merits of the proposals were, देखिए, it would reduce the economic cost to the small traders and the money so saved could be invested in the economy leading to multiplier effect। आज आप सोच के देखिए, इफ यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, प्रॉब्लम जीएसटी देने में नहीं है, प्रॉब्लम कहां है पता है आपको? बताइए। कंप्लायंसेस। प्रॉब्लम कंप्लायंस की भी नहीं है, प्रॉब्लम है जब जीएसटी डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजता है कि ई वे बिल और इसमें टर्नओवर में प्रॉब्लम है, जबरदस्ती के नोटिस। शैलेश जी को जिस तरह का नोटिस भेजा, जहां पर सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और जीएसटी सारे तीनों सेक्शन कोट कर दिए, मतलब कोई तो लेके आएगा। डर उससे लगता है, डर परेशानी से लगता है, चलिए, डर करप्शन से लगता है। There would be buoyancy of reporting in the economy as presently, as it was observed that there was crowding of reporting around the existing threshold of rupees 20 lakh. The revenue implication would also be minimal, as the exemption for a higher threshold would largely be availed by those making business to consumer transaction within the state. अब B2B जो कर रहा है वो तो ऐसे भी अपने आप का रजिस्ट्रेशन लेगा ताकि सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए, टर्नओवर भले ही कम हो। लेकिन जो B2C कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। This would help in better administration, as a higher threshold would ensure that tax administration would not waste energy on non-productive taxpayers, etc. Certain demerits were also outlined, such as loss of revenue, higher opportunity for splitting of units and suppressing the turnover threshold under reporting of B2C supplies, as considerable economic activity may take place below the threshold। ये जो मेजर डिसएडवांटेज जो मुझे नजर आता है हायर थ्रेशोल्ड का,
ये क्या करेंगे, बिजनेस को स्प्लिट करना शुरू कर देंगे। आज टर्नओवर आप 75 लाख कर दीजिए और आपका टर्नओवर है मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख, आप हस्बैंड के नाम पे 60 लाख का टर्नओवर कीजिए, वाइफ के नाम पे 60 लाख का टर्नओवर कीजिए, तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो ये काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर दूसरा, आप अगर हायर टर्नओवर कर देते हैं, आज भी B2C देख लीजिए, B2C ट्रांजेक्शन में कितने इनवॉइसेस कटते हैं, कितने नहीं कटते हैं। तो मुझे लगता है 90% तो इनवॉइसेस नहीं कटते होंगे, 10% ही रिपोर्टिंग हो रही है। और हायर टर्नओवर कर देंगे तो अगेन दिस विल इंक्रीज। आइए, the Joint Secretary further stated that a group of ministers went through the various options and also looked at the data. It took note of the fact that even with the existing annual turnover threshold of 20 lakh, several taxpayers whose turnover was below this limit had taken registration, and the same trend was expected when the annual turnover threshold for registration was further increased. He stated that going by the past experience, it was estimated that revenue foregone from the regular taxpayers would theoretically about 50% of the total revenue, and similarly, the number of taxpayers who would go out of GST net would be theoretically about 50% of the total number of taxpayers. Taking these presumptions into consideration in favor of the revenue, he stated that in the worst case scenario, the total annual revenue that could be impacted would be about 5 to 5 crore if annual turnover threshold for registration for supplier of goods was increased to 40 lakh. मैंने 4,000 करोड़ बोला था, ये इतना करोड़ का रेवेन्यू लॉस है। It would be rupees 6,450 crore and 9,200 crore respectively if the turnover threshold for registration of supplier of goods was raised to 50 lakh and 75 lakh respectively. The total number of taxpayers expected to go out of the GST net would be about 20,64,000. बताइए, 20,64,000 लोग टैक्स नेट के बाहर आ जाएंगे। If the annual turnover threshold was increased to 40 lakh, the number would be 21,91,000, 23,81,000. अगर 50 लाख और 75 लाख कर दिया गया तो। The Joint Secretary further stated that the fundamental argument for raising the threshold was that it would free the business of its expenditure, which went into compliance. He informed that the taxpayer with a turnover up to 60 lakh were usually paying only around 5,000 annually as tax, but their compliance cost was rupees 15,000 and 20,000 per annum. देख लीजिए, 60 लाख के टर्नओवर में कितना पेमेंट कर रहा है पूरे साल में, और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? 60 लाख 10% कितना हो गया? 6 लाख, और एवरेज 10% का वैल्यू एडिशन है तो कितना हो गया? 60,000। लेकिन वो पे कितना कर रहा है? 5,000। और आप लोगों का कोई इनपुट इसमें? चलिए, he added that if the threshold was raised more than the revenue, the money saved by the taxpayer on compliance would rotate in the economy and give a flip to the smaller businesses. He stated that there was a tendency of crowding of reporting of turnover around the threshold. Therefore, it was likely to see betterment in reporting of turnover if threshold was increased. He stated that this was likely to be availed only by B2C taxpayers and not by anyone who wished to be a part of input tax credit chain. He stated that there were demerits of increasing the threshold as well. The first being loss of revenue. The second could be an increased opportunity of splitting of the units, and B2C declaration would be an issue as well. But overall, the economy would be benefited in terms of better administration, etc. if the turnover threshold was increased. Joint Secretary informed that during GOM deliberations, the general consensus was in favor of raising the threshold,
but while discussing the issue, three different set of views were expressed. The first view was that the increasing the exemption limit for GST was against the principle of widening the tax base, and it was observed that reducing the rates of tax and tax base simultaneously was not desirable. क्या लगता है आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या करेगी, थ्रेशोल्ड इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी? नहीं हाँ करेगी। नहीं करेगी। जिनेश जी, जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ रहा है, not possible. This limit एकदम रैशनल है। अच्छा, ओके। और रेवेन्यू इतना बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को नहीं लगता कि कुछ छोड़ देगी? नहीं, वो बहुत कमिटमेंट है अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कुछ जरूरत है इनकम। मुझे लगता है कि थ्रेशोल्ड से पहले वो रेट रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो हो सकता है, इसमें थोड़ा कुछ करेंगे, टैप करेंगे सब जितना हो सके इतना। हाँ, क्योंकि टैक्स बेस को भी तो वाइडन करना है। टैक्स बेस वाइडन करेंगे, रेट थोड़ा कम करेंगे, लेकिन उसको नेट में रखेंगे सबको। ये टीसीएस कितना वाइडन कर दिया, देखिए टैक्स, वही तो इंटेंशन है उनका वाइडन करने का टैक्स में। वो 50 लाख के ऊपर का टीसीएस कर दिया, टीडीएस कर दिया। The second viewpoint was that although the proposal would be highly beneficial to economically developed centers of the country, like Delhi, it would be rather skewed for those states where the majority of taxpayers below the proposed threshold. And in this context, it was suggested that state-wise data of number of taxpayers becoming eligible for exemption should be made available. He added that they had compiled the data. And any state desirous of looking at the data could request for it separately. He stated that a third view was that under the central excise regime, most of the MSMEs below the annual turnover of 1.5 crore were exempt from taking registration and they needed to be facilitated, जो हम लोग अभी बात भी कर रहे थे. He stated that in view of the differing opinion, the GOM had taken a view that annual turnover threshold for payment of tax by suppliers of goods needed to be raised, but a final decision could be taken by the council. He added that the threshold limit of services should not be raised because in services there was considerable revenue involvement even at the lower threshold base. He further stated that the operational details for differential thresholds for goods and services could be worked out by the law committee. He stated that the implementation of the proposal might require amendment in GST law, but alternatively, it could be done by the exemption notification as well. तो अगर सेक्शन 22 में लाते हैं तो जीएसटी में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती, लेकिन वो लेके कैसे आए इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन? सेक्शन कौन सा था? 23 सबसेक्शन 2. Starting the discussion on this issue, the Honorable Minister from Kerala observed that the Council had already agreed to raise the annual turnover threshold for composition taxpayer to rupees 1.5 crore, charged a reduced tax, and had simplified the compliance burden by deciding to take only one return in a year from them. ये सब कहने की बात है। कंपोजिशन कितना रिटर्न भरता है? सिर्फ जीएसटीएफ 4 को साल में एक बार किया गया, वो तो पहले भी था। और उन्होंने क्या किया? सीएमपी 08 एक ही भरता है ना, सीएमपी 08 क्वार्टरली होता है। हाँ, क्वार्टरली होता है। उसके अलावा कुछ भरता है? सीएमपी 08 क्वार्टरली, उसके बाद जीएसटीएफ 4, यही तो करता है वो। हाँ सर, यही तो। As the compliance cost for MSME had been taken care of fully, there was no need to increase the annual turnover threshold for registration, as this would underline the architecture of GST. अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि एमएसएमई वाले, चाहे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो, वो 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन में तो आ ही सकते हैं। जब कंपोजिशन में आ सकते हैं तो फिर उनको एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनता। ठीक बात है। तो आई एग्री कि अब ये इंक्रीज नहीं करेंगे, जो भी करेंगे जीएसटी रेट में जो भी करेंगे, ठीक है। He observed that the broad philosophy of GST is to keep the tax rate low
and to widen the tax base. In order to maintain self-policing nature of GST, input tax credits should be available at each stage of transaction. If about 20 to 23 lakh taxpayers went out of GST net due to increase in annual turnover threshold for registration, this would compromise the efficiency of GST. It further stated that in addition to direct loss of revenue, there would be indirect loss of revenue as increased turnover threshold for registration would give incentive to suppliers to suppress their turnover. He added that Group of Ministers did not consider to raise the registration threshold to an annual turnover of 75 lakh. There was a suggestion to raise the annual turnover threshold to 40 lakh, and the Honorable Deputy Chief Minister of Bihar suggested to raise the annual turnover of threshold to rupees 50 lakh. He stated that in the presentation it was proposed to increase the threshold to 75 lakh, which was not acceptable. क्या Goa. He stated that if the annual turnover threshold for registration was increased from rupees 20 lakh to 50 lakh, his state would suffer a revenue loss to the extent of 30%. If the registration threshold was increased to rupees 75 lakh, his state would suffer a loss of 40%. He stated that while discussing this issue, needs of smaller states should also be kept in mind, particularly those like Goa, which was not a special category state. He observed that after 5 years, there would be no compensation. He added that time was not right to increase the annual turnover threshold for registration, suggested that the system should be allowed to stabilize before any changes were made. चलिए, फिटमेंट कमेटी रिकमेंडेड टर्नओवर ऑफ 40 लाख और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने एमएसएमई 50 लाख. ठीक है. Punjab observed that most of the taxpayers would obtain two registration, one for intrastate supply and other for interstate supply. कमाल है तो. तो अगर स्प्लिट इस तरह से किया जाए कि हस्बैंड सिर्फ इंटर कर रहा हो और वाइफ इंट्रा कर रहा हो, क्या लग रहा है आपको? अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं और इंटर करते हैं तो 1 रुपए के टर्नओवर में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. और इंट्रा अगर आप करते हैं तो 40 लाख तक का आपको एग्रीगेट टर्नओवर का एग्जेम्पशन मिल जाता है. दैट्स नाइस. He added that tax evasion through bill to ship to mechanism would increase and only large taxpayers would be left in the tax net. He added that the world over distinction between goods and services was blurring. For example, in Europe, tires were also sold as service in terms of number of kilometers of travel. He stated that if the annual turnover threshold for registration of goods was to be raised to 40 lakh, there should also be provision in law to allow supply of services by such units up to 10% of the value of turnover of goods. ऐसा सेक्शन 23 में किया है कि नहीं किया इन्होंने? अगर आपका 40 लाख का टर्नओवर है तो आप सर्विसेज का भी टर्नओवर 4 लाख का कर सकते हैं. ऐसा किया हुआ है इन्होंने? नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया. एक बार देख लेते हैं, हम याद ही नहीं है. तो हम लोग इस किताब में गए और 23 का पेज नंबर कौन सा था? 125, 126, 126. तो ये 23 सबसेक्शन 2, इसमें कई नोटिफिकेशन आए हैं जिसमें मिनट्स डाल दीजिए यहाँ पे. हाँ जी, वो कोट कर दीजिए मिनट्स वाला. नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी राजेश जी. हाँ जिनेश जी, बहुत ही जनरल सा डिस्कशन है. ये रहा, द पर्सन मेकिंग इंट्रास्टेट एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स. अब देखिए, इनको हटा दिया गया, ये इसमें 40 लाख में नहीं आएंगे. ब्रिक्स में भी आ गया भाई. हाँ, ब्रिक्स वाले भी नहीं आएंगे 40 लाख में. और देखेंगे आप
तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यहाँ भी 20 लाख की लिमिट, मतलब 22 चलेगा, 23 नहीं चलेगा। फिर राजीव जी, आपका बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या? मैं तो अनम्यूट किया हुआ है। सर मुझे म्यूट कर दिया। हाँ, नहीं नहीं, मुझे लगा आपके यहाँ से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ठीक है जिनेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर नहीं है, फॉर द पर्पसेस ऑफ सब्सिडी पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ रहा है तो छोड़ देंगे, लेकिन सर्विसेज का 1 रुपया नहीं है इसमें। ठीक बात, चलिए। तो ये है नहीं। He also suggested to create certain safeguards, like there should be only one PAN card for every registered taxpayer. He also suggested that there should be a negative list of goods like pan masala, tobacco, ice cream, etc. वो तो है ही ना। ये देखिए, वही जो कंपोजिशन में जो गुड्स के नाम थे वो वही है। He further cautioned that any increase in the turnover threshold for GST registration could also affect income tax collection. He added that if the annual turnover threshold had to be increased, then the council should also have to have a re-look at the distribution of taxpayers between the center and the states, as a large number of small taxpayers would go out of the tax net. क्या लग रहा है, इस लॉ को अमेंड करने की जरूरत है? इसको 40 लाख में कम से कम सर्विस का एलिमेंट इनको लिखना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं एसी बेचता हूं और रिपेयर का भी काम करता हूं, तो मैं तो सर्विस एलिमेंट होगा ही होगा उसमें, तो मैं इसका फायदा नहीं उठा पाऊंगा। हरियाणा 50 लाख कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया स्टेट शुड बी गिवन एन ऑप्शन। Rajasthan supported the statement of Honorable Minister from Punjab regarding loss of revenue and stated वो भी loss revenue lose करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कंपनसेशन कौन दे रहा है, सेंटर दे रही है या स्टेट दे रहा है? पहले कंपनसेशन एक बार दोबारा से रिविजिट करते हैं। स्टेट को कंपनसेशन कैसे मिल रहा है? बेस ईयर 2014 है और उस पर 14% का ग्रोथ है, और मान लीजिए 2014 ही बेस ईयर है ना, 2022 में इस 14% ग्रोथ के बेसिस पे 2000 करोड़ रुपया स्टेट को मिलना चाहिए, लेकिन जीएसटी रेवेन्यू से आ रहा है सिर्फ 1500 करोड़। तो जो शॉर्टफॉल है वो कितने रुपए का है? 500 करोड़ का। ये कंपनसेशन स्टेट सेंटर देती है। अच्छा, ये कंपनसेशन देता कौन है, जरा यही बता दीजिए आप। बताइए जिनेश जी, मंजूनाथ जी, कौन दे रहा है कंपनसेशन? सेस से कंपनसेशन, सेस आईजीएसटी। तो क्या सेंटर दे रही है वो कंपनसेशन सेस, या फिर बोलिए जिनेश जी। कंपनसेशन सेस से दिया जा रहा है ना पैसा। तो कंपनसेशन सेस कहां से आ रहा है? सेंटर नहीं, कंपनसेशन सेस भी तो स्टेट का भी आ रहा है। स्टेट का भी तो आ रहा है। तो वही ये कह रहे हैं। He also reminded that it was not the central government that was giving compensation, but it was coming from cess, which was contributed by every state, and the council was the owner of the revenue collected from the cess. Hence, compensation was not coming from the center, but from mechanism devised by the council and was being redistributed among the states. तेलंगाना वही अपनी कहानी सुना रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये कौन कह रहा है?
मिजोरम कह रहा है भैया सर, दिस वुड लीड टू क्लोजिंग डाउन द ऑफिस ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, टर्नओवर इज बीइंग इंक्रीज्ड। अब इन्होंने एक पंजाब वालों ने यूरोप का एग्जांपल दिया कि हायर टर्नओवर हम सिर्फ इंडिविजुअल को देंगे, कंपनी को नहीं देंगे, एलएलपी को नहीं देंगे, पार्टनरशिप फर्म को नहीं देंगे। ये सब कहानी ये बता रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। ब्रॉड पॉइंट इमर्ज जो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि 40 लाख का टर्नओवर रहेगा, नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा वगैरह वगैरह, और 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल करेंगे। आप देखिएगा ये भी 1 अप्रैल 2019 से आया है, 11 नंबर, यस 1 अप्रैल 2019 से। कौन सा वाला सर? 11 में? ये 40 लाख वाला। हाँ हाँ, राइट राइट। और ये पढ़ लीजिए, लीगल पॉइंट है। द ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑब्जर्व दैट the whole concept of GST would suffer if an option was given to states to choose their annual turnover threshold for registration. He stated that perhaps an exception could be made for smaller states. The Joint Secretary stated that if there were too many exceptions, it would make it very complex to calculate the annual turnover threshold at all India level. Shri Ritvik Pandey stated that Constitution had made a special provision for special category states in article, but it was a moot question whether any differentiation could be made for other states, that this would need to be examined legally. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बाकी स्टेट्स को आपको यूनिफॉर्म ही रखना पड़ेगा। The Honorable Chief Minister of Puducherry stated that this was not a special category state issue. The Honorable Minister from Chhattisgarh stated that no taxpayers had asked for increase in annual turnover threshold for registration in his state. The Secretary reiterated that state-wise distinction could lead to many more demands for state-specific dispensation, except those for special category states. He suggested to have only one annual turnover threshold for registration for non-special category states. The Honorable Deputy Chief Minister, अच्छा ऐसा हुआ क्या? आप देखिए ये 40 लाख की जो लिमिट है उसमें कौन से स्टेट्स पार्ट नहीं ले रहे हैं? ट्रिपल एमटी तो पार्ट नहीं ले रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना और उत्तराखंड। अब देखिए ये बाकी अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सॉरी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से? 1 अरुणाचल, 2 3 4 5 6 7, 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है नहीं, लेकिन इनको 40 लाख के टर्नओवर से बाहर रखा गया। सिक्किम, तेलंगाना, सॉरी पुडुचेरी, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, PTU स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं, लेकिन फिर भी बाहर रखा गया। इसको छोड़ देते हैं, ये ऐसे ही है। इसको छोड़ते हैं। कंप्लीट हो गया। ये जो लिखा हुआ ना ये सारा उसका है रियल एस्टेट का, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि रियल एस्टेट में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसको उसकी जब हम रियल एस्टेट की लाइव क्लास जरूर करेंगे ताकि किताब निकाल सके हम लोग, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक सेपरेट बुक में, वो जो रियल एस्टेट की बुक है उसमें डाल भी देंगे। पूरा रियल एस्टेट का है ये, अभी हमने पढ़ा नहीं लॉटरी वाला। ये अब हम लोग बाद में मिलते हैं आपसे, 8 बज भी गया है। हम लोग अब आपसे मिलेंगे, कल तो संडे है, मंडे को बेटे को छोड़ने जाना है, 31st को मिलेंगे हम, 31st को। अच्छा एक प्रपोजल है मेरे पास, 1 फरवरी को बजट है। बिल्कुल है सर। क्या हम लोग जूम में लाइव सुने क्या इसको, सब लोग मिलके? न्यू पार्लियामेंट हाउस में। हाँ जी, न्यू पार्लियामेंट हाउस बजट स्पीच आएगा। हाँ बजट स्पीच लाइव सुने क्या हम लोग? हाँ सुनेंगे, लेकिन न्यू पार्लियामेंट हाउस से आएगा। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप।
न्यू पार्लियामेंट बन गया ना हमारा नया। अच्छा, वहां से आएगा, अरे वाह, कमाल होगा फिर। तो उससे क्या हुआ कि सेम लाइव सुनते रहेंगे हम लोग, यूट्यूब में आता रहेगा, उसका स्क्रीन शेयरिंग यूट्यूब का शेयर कर देंगे। हम्म, ये तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, हम बात भी करते रहेंगे और समझते भी रहेंगे। हाँ, बस उसी क्योंकि वक्त वहाँ जिस बाद विषय में हम लोग सर, को बात करनी है बहुत कम टाइम के लिए आता है, वो एक 20 या 25 मिनट का ही टाइम होता है उसमें टोटल। नहीं सर, बीच में तो क्या होगा सर, बातें करेंगे तो मजा नहीं आता है ना, तो सुनना है तो। नहीं, सुनते रहेंगे और हम लोग सब एक एक नोट डाउन, क्योंकि हम लोग दिल्ली में ये तो करते थे। हाँ लेकिन वो तो क्या है फिर, तुम एक बार बात डिस्कशन चालू कर देंगे तो सुना ही नहीं देगा पूरा। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे होगा। हम्म, तो हम लोग क्या करेंगे, सुनते रहेंगे, जिसको जिसको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो नोट डाउन करता रहेगा। हाँ बस 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 बस। ठीक है, उसके बाद जब स्पीच कंप्लीट हो जाएगी तो सब अपनी अपनी बातें रख सकेंगे। करेक्ट करेक्ट आपको करेक्ट, जो वही लगता है, शैलेश जी को लगता है, राजीव जी को लगता है, बाकी बिल्कुल जितने भी लोग हैं, वो अपने बराबर अपनी बातें रख लेंगे। फिर हम लोग उसका एक बराबर। निचोड़ निकाल लेंगे। उसके बाद हमें लगता है कि हम लोग एक अच्छा, जो हम्म बजट में तुरंत, वी विल बी हम्म द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द बजट। हम्म, और मुझे लगता है 1 घंटे में फिर वो भी आ जाएगा क्या, वो जो, एनालिसिस आ जाएगा। हाँ, बजट की जो बुक्स जो पार्लियामेंट में रखी गई थी, हाँ वो व्हाट्सएप हाँ में सर्कुलेट होने लगेगा। फिर हाँ उसके बाद जब हम लोग उसको पढ़ रहे होंगे, हाँ, और साथ ही चलेगा। साथ उसको पढ़ भी डालेंगे हम लोग। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो 1 तारीख को ये प्रोग्राम, कर मुझे देते लगता हैं, है कि अगर किया जाए। बढ़िया है। वेनसडे है, वेनसडे हाँ, वेडनेसडे को। चलेगा, एग्रीड। ठीक है, तो हम लोग एक बार ट्यूसडे को मिलेंगे, वेडनेसडे को ये प्रोग्राम करते हैं आपके साथ। परफेक्ट। ठीक, अब मैं यस। आपके साथ एक नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।